जब कोई भी फील्ड में या फिर कोई भी डिसिप्लिन में एक नया चीज डिस्कवर होता है, एक रेवोल्यूशनरी, एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी होता है, तब वो जो डिस्कवरी वो सिर्फ उसी फील्ड पर, उसी डिसिप्लिन पर लिमिटेड नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइंस या फिर मतलब मैथमेटिक्स, थियोरिटिकल फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई भी फील्ड पर अगर कोई रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी होता है तो वो जो डिस्कवरी वो उस फील्ड के बाहर भी इफेक्ट क्रिएट करता है, जैसे कि सोसाइटी, कल्चरल लॉस, रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, जो ह्यूमन राइट्स है, इस सारे चीज़ पर वो इफेक्ट क्रिएट करता है। ऐसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरम एक बहुत ही फंडामेंटल और एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी था, लेकिन ये रिलेटिविटी थ्योरम सिर्फ उस थियोरिटिकल फिजिक्स पर उसका इफेक्ट लिमिटेड नहीं रहा। उसके बारे में अभी हम लोग कल्चर में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और उसका इफेक्ट सारे जगह पे हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि सब कुछ रिलेटिव है, तुम्हारे नज़र से जो सही है मेरे नज़र में वो चीज़ गलत हो सकता है, मेरे नज़र में जो चीज़ सही है वो तुम्हारे नज़र में गलत हो सकता है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा हो सकता है, जो मेरे लिए बुरा है वो तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ सब्जेक्टिव है। आज का जो दुनिया है, मल्टीकल्चरलिज्म, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो इकोनॉमिक फोर्सेस आ रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत अलग अलग कल्चर, बहुत अलग अलग सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए क्या हो रहा है कि सब कुछ हम लोगों को रिलेटिव लग रहा है। और पोस्ट आइंस्टाइनियन जो वर्ल्ड है, यहाँ पे हम लोग जो रिलेटिविटी या फिर जो सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ सब्जेक्टिव है, इस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मानते हैं कल्चर में, सोसाइटी में, रिलेशनशिप्स में और सारे चीज में। लेकिन अगर इस पोस्ट आइंस्टाइनियन वर्ल्ड में अगर सॉक्रेटिस आ जाए और सॉक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज को सॉक्रेटिस इंट्रोस्पेक्ट करे, तो सॉक्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज कैसा होगा? सॉक्रेटिस इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, सॉक्रेटिस इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। और आज इस वीडियो के अंदर मैं इसी चीज के बारे में बात करूंगा कि सॉक्रेटिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर सब कुछ रिलेटिव नहीं है, दे आर यूनिवर्सल। कुछ एक्सियम से, कुछ ऐसा चीज है जो यूनिवर्सल है, जो फंडामेंटल एक्सियम की तरह काम करता है, सब कुछ रिलेटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरम के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग सॉक्रेटिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सॉक्रेटिक थ्योरी ऑफ फॉर्म, उसके बारे में भी जानेंगे। और फिर दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो क्लैश है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रुद्र हमदन विश्वास एंड आई वेलकम यू ऑन यूटोपिया एकेडमी। सो हमारा पॉइंट नंबर 1 है आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पेस, टाइम और मोशन, ये तीनों चीज रिलेटिव है। मतलब अगर कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम लोग किसी भी चीज को मेजर करें, कोई दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस से सेम चीज को मेजर करें, तो अलग अलग जो वैल्यूज आएगा। जो स्पेस और टाइम है, ये दोनों के साथ साथ मोशन, ये सारे चीज रिलेटिव है। कोई एक पॉइंट ऑफ जो रेफरेंस है, उस रेफरेंस से अगर हम लोग यूनिवर्स को देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उस चीज को मेजर करते हैं, कोई दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर हम लोग सारे चीज को मेजर करें, यूनिवर्स को, रियलिटी को समझने की कोशिश करें, तो अलग एक अंडरस्टैंडिंग आएगा। कोई यूनिवर्सल एक्सियम या फिर कोई यूनिवर्सल रेफरेंस नहीं है इस पूरा एग्जिस्टेंस में, पूरा यूनिवर्स में, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ मेजर कर सकते हैं और रियलिटी को समझ सकते हैं। क्योंकि सारे चीज, सारे जो एलिमेंट है, जैसे अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स और स्टार्स और गैलेक्सीज और नेबुलस, ये सारे चीज एक मोशन पे है। कोई भी चीज एब्सोल्युटली एक स्टिलनेस के अंदर नहीं है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट स्टिलनेस या फिर इमोबिलिटी के अंदर नहीं है। आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर आइंस्टाइन ये चीज बताता है कि स्पेस और टाइम दो कोई अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम एक दोनों के साथ इंटरव्यूजन है। मतलब एक के अंदर दूसरा मिक्सचर में है और दोनों चीज मिलकर एक स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम बन रहा है। और जो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है उसके अंदर इवेंट्स हैपनिंग, मतलब इवेंट्स आर हैपनिंग इन दैट स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम, जिसके लिए मोशन और बाकी सारे चीज क्रिएट हो रहा है। वो जो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है उसके अंदर अगर कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जहां से हम लोग दो इवेंट को साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, कोई एक दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उस सेम दो इवेंट को साइमल्टेनियसली नहीं देख सकते। हो सकता है कि उसमें से कोई एक इवेंट पहले ऑकर हो रहा है, दूसरा इवेंट बाद में, या फिर दोनों बहुत डिस्टेंस में ऑकर हो रहा है, या फिर एक ऑकर हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है। तो दोनों जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इस स्पेस टाइम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग सारे जो इवेंट्स वो चेंज होते रहते हैं। जनरल रिलेटिविटी के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन ये चीज बताता है कि जो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है वो चीज ग्रेविटी और जो मास एनर्जी है, ये दोनों चीज के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है और जिसके वजह से डायनामिक्स और कार्व्ड स्पेस टाइम क्रिएट होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले आइजैक न्यूटन के टाइम पर न्यूटन ने जो फिजिकल लॉस का जो रूल्स दिए थे, उसके अंदर टाइम और स्पेस ये दोनों चीज एब्सोल्यूट था।
मतलब टाइम और स्पेस एक एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ रेफरेंस था जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे चीज को मेजर कर सकते थे। लेकिन आइंस्टाइन जब आता है और वो रिलेटिविटी थ्योरम को डेवलप करता है, तब क्या होता है कि वो जो स्पेस टाइम एब्सोल्यूट था उस चीज को पूरा अपसाइड डाउन कर देता है और इसके लिए सारे चीज चेंज हो गया। और इसके बाद से कल्चर में, सोसाइटी में और सारे जगह पे हम लोग रिलेटिविटी थ्योरम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, कोई एक एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, सारे चीज रिलेटिव है। मोशन, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा पॉइंट ऑफ रेफरेंस से उस मोशन को, डिस्टेंस को, टाइम को ऑब्जर्व किया जा रहा है। हमारा पॉइंट नंबर 2 है सॉक्रेटिक मेथड। सॉक्रेटिक मेथड का मतलब क्या है? सॉक्रेटिक मेथड का मतलब यही है कि यू हैव टू आस्क क्वेश्चन in order to understand what is actual reality। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछना है रियलिटी को, जो भी चीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी सारे फिलोसॉफी से, जो भी कॉन्सेप्ट से, कल्चर्स में, सोसाइटी में चल रहे हैं, सारे चीज को। और रैशनलिज्म, लॉजिक और जो इंटेलेक्ट है, इसके थ्रू हम लोग इस सारे चीज को कट थ्रू करके एक्चुअल जो रियलिटी है उस तक पहुंच सकते हैं। ये जो क्वेश्चनिंग है, ये सॉक्रेटिक मेथड। अगर कोई भी चीज को अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग एक आर्गुमेंट यूज करते हैं, एक सीरीज ऑफ आर्गुमेंट। एक चीज हम लोगों ने बताया, उसका कंक्लूजन में दूसरा चीज, और फिर एक तीसरा एग्जाम्पल लेके उसका कंक्लूजन में एक तीसरा चीज, फिर एक चौथा चीज, ऐसे चल रहा है। और फिर दूसरा एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट चल रहा है। अब दोनों लाइन ऑफ आर्गुमेंट में अगर हम लोग अगर सवाल पूछे तो देख पाएंगे कि कौन सा ट्रांजिशन जो पॉइंट्स है सारे, उस सारे पॉइंट्स पर कौन सा लाइन ऑफ आर्गुमेंट ज्यादा बेटर है, एक से ज्यादा कौन सा ज्यादा मतलब बेटर आर्गुमेंट है। जब हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तब हम लोग उस चीज को समझ पाएंगे। तो सॉक्रेटिक मेथड का मतलब सिंपली यही है कि यू हैव टू यूज योर इंटेलेक्ट, आर्गुमेंट, रैशनलिज्म एंड लॉजिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियलिटी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए गुड लाइफ। जब हम लोगों को एक रियलिटी के बारे में, दुनिया के बारे में समझ में आ जाएगा, तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में गुड लाइफ क्या है और हम लोग उस लाइफ को लीड कर सकते हैं। और क्वेश्चनिंग के थ्रू सॉक्रेटिक एक नया एक थ्योरी ऑफ फॉर्म को क्रिएट करता है, मतलब एक नया रियलिटी जो हमारा जो फिजिकल रियलिटी है इससे बहुत ऊपर है, इससे बहुत मतलब इसके भी बियॉन्ड है। उस रियलिटी को हम लोग कह सकते थे रियलिटी ऑफ फॉर्म्स, जहाँ पे एब्सोल्यूट फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है। और उस चीज को कैसे हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं? थ्रू क्वेश्चनिंग। प्लेटो ने, जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, सॉक्रेटिक जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है इसके बारे में अपना बुक द रिपब्लिक एंड द बुक फिएडो और बहुत सारा अलग अलग डायलॉग्स में इसके बारे में लिख चुके हैं। लेकिन सॉक्रेटिस ने कभी अपना बुक नहीं लिखा, लेकिन सॉक्रेटिस का जो स्टूडेंट है प्लेटो, उन्होंने बुक लिखा है। और उसके बुक्स के थ्रू हम लोग सॉक्रेटिक जो अंडरस्टैंडिंग है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में, उसके बारे में समझ सकते हैं। पूरा जो प्लेटोनिक जो राइटिंग है, जो डायलॉग है, उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो यही है कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। लेकिन ये थ्योरी ऑफ फॉर्म है क्या? जो कि हमारा पॉइंट नंबर 3 है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अकॉर्डिंग टू प्लेटो सॉक्रेट्स देयर एग्जिस्ट सम यूनिवर्सल, सम प्रिंसिपल, सम एक्सियम व्हिच मेंटेन्स द होल रियलिटी, होल एग्जिस्टेंस। उस चीज को हम लोग कह सकते हैं कि द फॉर्म्स। फॉर्म्स का मतलब सिंपली होता है कि स्ट्रक्चर और एक पर्टिकुलर फॉर्म, कोई भी चीज का एक फॉर्म होता है, इसका एक शेप है, उसी को हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्म। लेकिन सॉक्रेटिस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऐसा है कि कुछ आइडियल फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान एक अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी में, कोई एक दूसरा इंसान एक अच्छा काम कर रहा है, कोई तीसरा इंसान अच्छा काम, बहुत सारे इंसान है सोसाइटी में कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उस सारे जो अच्छा काम है उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर चीज है, उस चीज को अगर हम लोग उस काम से निकाल दे तो अच्छा काम नहीं रहेगा। लेकिन उस चीज को एग्जिस्ट करने के लिए वो चीज एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए उस काम को हम लोग अच्छा काम बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो भी गुड है, जो भी चीज गुड थिंग्स और या फिर गुड वर्क है, गुड एक्ट है, वो सारे चीज के अंदर कोई एक कॉमन चीज है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि द गुड इन इटसेल्फ। और जो गुड इन इटसेल्फ है, यही चीज एक एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। जियोमेट्री के थ्रू भी हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल, हम लोग सन या फिर मून को अगर देखते हैं तो एक राउंड एक सर्कल की तरह है। अगर हम लोग चाहे तो अपना पेपर के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सर्कल एब्सोल्यूट सर्कल नहीं है, एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, 100% ऑथेंटिक सर्कल नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। जो भी हम लोग नेचर में ऑब्जर्व करते हैं सर्कल्स, सर्कुलर जो शेप है, वो भी एब्सोल्यूट परफेक्ट सर्कल नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा डैमेज है, थोड़ा सा इम्परफेक्शन है। लेकिन परफेक्ट सर्कल का जो आइडिया है वो हमारे माइंड में कैसे आया? तो फिर अगर कोई लाइन को अगर हम लोग देखते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल एक ओशन है, ओशन का जो एंड पॉइंट है, जो हॉराइजन है, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक वहाँ पे एक लाइन की तरह है। लेकिन वो जो लाइन है वो लाइन भी परफेक्ट नहीं है, एब्सोल्युटली परफेक्ट लाइन नहीं है, वहाँ पे भी कुछ डैमेज है, कुछ इम्परफेक्शन है। तो
उस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद हमारे माइंड के अंदर एक एब्सोल्यूट जो एक आइडियल जो लाइन है, आइडियल जो सर्कल है, ये सारी चीज के बारे में कैसे आ रहा है हमारे माइंड के अंदर। इसी को सोक्रेटिस कहते हैं कि द रिकलेक्शन। मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज को देखते हैं इस दुनिया में सेंसेस के थ्रू, तो उसके साथ साथ कोई दूसरा चीज हमारे माइंड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप ट्रेन स्टेशन में जा रहे हो, आपके साथ आपका एक बहुत पुराना एक दोस्त का मुलाकात हुआ और फिर उसको आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो। लेकिन जब आप अपना फ्रेंड को रिकॉग्नाइज करते हो तो इसका मतलब उसके साथ साथ बहुत सारा अलग अलग चीज भी आपको याद आता है। जब आप अपना फ्रेंड को मतलब रिकॉल कर सकते हो, ओ तू मेरा फ्रेंड है, या फिर तुमसे मुलाकात हुआ था तो स्कूल में हम लोग साथ में पढ़ते थे, याद है उस दिन हम लोगों ने क्या किया था। तो बहुत सारा चीज हम लोग रिकॉल करते हैं, इसे कहते हैं कि रिकलेक्शन। ऐसे ही जब हम लोग इस दुनिया को देखते हैं, इसका अलग अलग जो चीज़ है, यहाँ पे जो भी चीज़ हो रहा है, सारे चीज़ को सेंसेस के थ्रू अगर हम लोग इसको इनकाउंटर करते हैं, फिर अगर हम लोग सवाल पूछे, क्वेश्चन पूछे, तब हम लोग इसके थ्रू, रिकलेक्शन के थ्रू हम लोग क्या चीज़ को याद कर सकते हैं, वो जो फॉर्म से जहाँ पे हमारा सोल पहले एग्जिस्ट करता था, जो कि सोल भी इटर्नल है उस फॉर्म की तरह, जहाँ पे गुड इन इटसेल्फ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे एक आइडियल, एक परफेक्ट सर्कल एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे एक जस्टिस इन इटसेल्फ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ब्यूटी इन इटसेल्फ, कोई भी चीज़ अगर ब्यूटीफुल है तो उसके लिए उसका कलर या फिर शेप, ये सारी चीज़ का लिए वो ब्यूटीफुल है ऐसा नहीं है, बल्कि उसके अंदर ब्यूटी इन इटसेल्फ ये चीज़ एग्जिस्ट करता है इसीलिए। लेकिन ब्यूटी इन इटसेल्फ इसका जो एक्चुअल जो फॉर्म है उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका एक डिस्टॉर्टेड वर्जन वो एक मैनिफेस्ट हो रहा है एक फिजिकल फॉर्म में। वो जो ब्यूटी इन इटसेल्फ, जो जस्टिस इन इटसेल्फ, ट्रूथ इन इटसेल्फ, वो सारा चीज कहाँ पे है, एक अलग रियलिटी में। उसको हम लोग कह रहे हैं कि फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे हमारा सोल था। लेकिन किसी कारण से हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम लोग सारी चीज देख रहे हैं, दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और रिकलेक्शन के थ्रू हम लोग उस जो फॉर्म से, उस फॉर्म को रिकॉल करते हुए हम लोग लाइफ के बारे में समझ सकते हैं और जान सकते हैं, और फिर हम लोग एक दिन वहां पे वापस जा सकते हैं। तो जो सॉक्रेटिक मेथड है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि देयर आर यूनिवर्सल, देयर आर एक्सियम्स, जो कि पूरा यूनिवर्स, पूरा एग्जिस्टेंस जो है इसके अंदर जो कि प्रिंसिपल की तरह है, जो कभी चेंज नहीं होता, जो रिलेटिव नहीं है, जो मेरे लिए है तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, जो कि फंडामेंटल यूनिवर्सल है। यहां से हमारा आता है पॉइंट नंबर 4, द कॉन्ट्रास्ट एंड द सिमिलैरिटीज। आइंस्टाइन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां से हम लोग ये चीज जान सकते हैं कि सारे चीज रिलेटिव है। मतलब नेचर में, यूनिवर्स में कोई भी चीज मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, कोई एक एब्सोल्यूट प्रिंसिपल या फिर एक्सियम या फिर कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। और आइंस्टाइन कोई मेटाफिजिकल थ्योरी में भी बिलीव नहीं करता। आइंस्टाइन के लिए ये जो यूनिवर्स है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि नेचुरल लॉस के थ्रू फंक्शन हो रहा है, जो फंक्शनिंग थ्रू नेचुरल लॉस, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं, यही है सब कुछ जो है। लेकिन सॉक्रेटिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि वहां पे कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ यूनिवर्सल्स है। लेकिन इस चीज को हम लोगों को याद रखना होगा कि जो सॉक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां पे सॉक्रेटिक एक अलग डिसिप्लिन से आता है और आइंस्टाइन एक डिफरेंट डिसिप्लिन से आता है। सॉक्रेटिक का जो डिसिप्लिन है वो मेटाफिजिक्स, फिलोसफी के अंदर एक सबसेक्शन है, एक सबसेट है मेटाफिजिक्स, और आइंस्टाइन ऑपरेट करते क्या, थियोरेटिकल फिजिक्स में। तो आइंस्टाइन कोई मेटाफिजिकल चीज में बिलीव नहीं करता, और सॉक्रेट्स का एक्चुअल फंडामेंटल जो सॉक्रेटिक मेथड है, उसके थ्रू हम लोगों को फाइनली इस मेटाफिजिकल रियलिज्म पर ही पहुंचना है। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन जब कोई रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी होता है कल्चर में, तो उसका इफेक्ट सोसाइटी में, ह्यूमन राइट्स में, कल्चरल जो लॉस है, ये सारे चीज में आता है। तो एक पोस्ट आइंस्टाइनियन जो वर्ल्ड है, यहाँ पे हम लोग सब कुछ रिलेटिव समझते हैं कि सब कुछ सही गलत है, सारी चीज रिलेटिव है। अभी जो डिजिटल जो एरा चल रहा है, जो इंटरनेट के जमाना में, जब हम लोग कोई दूसरा कल्चर, दूसरा जो सोसाइटी से, डिफरेंट लैंग्वेज है, ये सारे चीज में हम लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, तब क्या होता है कि हमारा माइंड, हमारा अटेंशन बैक एंड फोर्थ होता है। मतलब हम लोग कुछ देर के लिए एक्चुअल वर्ल्ड में हमारे पेरेंट्स से, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और फिर इंटरनेट में कुछ देख रहे हैं। लेकिन ये जो बैक एंड फोर्थ हो रहा है अटेंशन, इसके थ्रू हमारे माइंड के साथ पूरा जो दुनिया, जो पूरा जो कल्चर है, वो डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू हमारा जो एक्चुअल नॉर्मल लाइफ है, जो फिजिकल जो रियलिटी है, इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को और ज़्यादा लग रहा है कि सब कुछ रिलेटिव है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे कल्चर में डिफरेंट है, दूसरे सोसाइटीज़ में सारी चीज़ डिफरेंट है, और सारे जो ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक फोर्सेस, न्यू कैपिटलिज्म, और जो टेक्नोक्रेटिक सिविलाइजेशन हो रहा है, इसके अंदर सब कुछ रिलेटिव है। कोई नया एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन सॉक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को
अभी जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर सब कुछ रिलेटिव होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन अभी हम लोगों को सॉक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को रिकॉल करना होगा और दोबारा से सोसाइटी में वो जो यूनिवर्सल्स है उस यूनिवर्सल्स को स्टैब्लिश करना होगा। कोई ना कोई यूनिवर्सल्स हमारे सोसाइटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के लिए ड्रग लेना अच्छी बात है और मेरे लिए बुरी बात है, या फिर किसी के लिए बुक पढ़ना अच्छी बात है और मेरे लिए बुरी बात है। नहीं, देयर शुड बी सम यूनिवर्सल। और इसीलिए इस मॉडर्न एरा में हम लोगों को सॉक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को रिकॉल करना है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है ये जो न्यू यूनिवर्सल है इसको स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग सॉक्रेटिक यूनिवर्सल को भी स्टैब्लिश ना करें, लेकिन कल्चरल एंड सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर देयर मस्ट बी सम यूनिवर्सल्स। और इसी बारे में है हमारा पॉइंट नंबर 5, जो कि सिंगुलर एंड यूनिवर्सल्स। ये जो यूनिवर्सल और सिंगुलर, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं इमैनुअल कांत का थ्योरी से। नाउ इमैनुअल कांत पहला कोई फिलोसोफर है जिन्होंने कहा है कि हम लोग डायरेक्टली यूनिवर्सल को एक्सेस कर सकते विदाउट मूविंग थ्रू द पर्टिकुलर और विदाउट मूविंग थ्रू द सिंगुलर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब ग्रो होते हैं, जब हम लोग दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, जब हम लोग टीनेज से धीमे धीमे एडल्टहुड में जाते हैं, तब क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि सबसे पहले लगता है कि हम लोग इंडियन से, या फिर हम लोग वी आर मेल, और या फिर वी आर फीमेल, या फिर हमारा मदर टंग ये है या फिर ओ है, जो भी चीज़। लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ को रियलाइज करने के बाद ही हम लोग इस रियलाइजेशन में पहुंचते हैं कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर होमोसेपियंस। हम सब लोग जो रशिया में रहते हैं, जो चाइना में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मन और यूएस यूके, सारे ही इंसान हैं। बाद में जाके हम लोग लाइक वी आर इंडियंस, और बाद में जाके वी आर मेल और फिर फीमेल, जो भी है। इमैनुअल कांत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने पहली बार के लिए बताया कि हम लोगों को पहले खुद का जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, मेल, फीमेल, या फिर नेशनैलिटी, या फिर और भी कोई भी चीज़ है, कोई रिलीजियस है, ये सारे जो पर्टिकुलर जो हमारा आइडेंटिटी है, इस चीज़ के थ्रू हम लोगों को यूनिवर्सल को एक्सेस करना है कि हम सब लोग फंडामेंटली वी आर ह्यूमन बींग्स, वी शेयर द सेम बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन। नहीं, बल्कि हम लोग डायरेक्टली ह्यूमन बींग को जो यूनिवर्सल है इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि वी आर फर्स्ट ह्यूमन बींग, हम सब लोग ह्यूमन बींग हैं, हिंदूस, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और जो जर्मन्स, रशियन, सारे इंसान, हम सब लोग इंसान हैं। उसके बाद हम लोग हमारा नेशनैलिटी, रिलीजियस या फिर जेंडर, ये सारी चीज़ बाद में आता है, क्योंकि हम लोग अभी डायरेक्टली यूनिवर्सल्स को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट कंडीशनिंग आवरसेल्व्स इनटू द पर्टिकुलर एंड द स्पेसिफिक। डिजिटल एरा है, जो टेक्नोक्रेटिक सिविलाइजेशन में हम लोग जा रहे हैं, इसके अंदर ऐसा कोई नया यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ग्लोबल प्रिंसिपल नहीं है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक टोटल जो होल वर्ल्ड है, इसके टोटल होल वर्ल्ड का कोई एक एक्सियम या फिर कोई प्रिंसिपल या फिर कोई नया यूनिवर्सल एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम लोग होमोसेपियंस बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कल्चरल लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर, लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पर ये चीज़ अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग नया जब जस्ट वी आर वेरी न्यू इनटू दिस टेक्नोक्रेटिक एरा, और इस वजह से सारे चीज़ हम लोगों को रिलेटिव लग रहा है, सारे चीज़ हम लोगों को एक दूसरे के मतलब पर्सपेक्टिव में डिफर हो रहा है, और इस चीज़ को एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के बारे में हम लोगों को जानना होगा स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। मेरा पॉइंट नंबर 6 है लैकान एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। जनरली फ्रेंच फिलोसोफर एंड साइकोएनालिसिस जैक लैकान को हम लोग समझते हैं कि वो एक स्ट्रक्चरल फिलोसोफर है, लेकिन एक्चुअल में लैकान एक स्ट्रक्चरल नहीं बल्कि एक पोस्ट स्ट्रक्चरल साइकोएनालिसिस थे। लेकिन ये स्ट्रक्चरलिज्म और जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसका फिलोसॉफिक मतलब क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म में अंदर हम लोग सोचते हैं कि देयर इज एन यूनिवर्सल, इनसाइड दैट यूनिवर्सल देयर आर पर्टिकुलर और इंडिविजुअल और द स्पेसिफिक और द सिंगुलर। मतलब यूनिवर्सल के अंदर बहुत सारे सिंगुलर्स है। मतलब अगर हम लोग इंसान है तो देयर इज होल इंडिया, और इंडिया के अंदर हम लोग एक एक इंडिविजुअल है। या फिर अगर हम लोग हिंदू है तो हिंदू के अंदर हिंदू एक यूनिवर्सल है, उसके अंदर बहुत सारा पर्टिकुलर्स है। या फिर कोई एक मुस्लिम कम्युनिटी है तो मुस्लिम एक यूनिवर्सल है, उसके अंदर बहुत सारा पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, ह्यूमन बींग्स है। तो यूनिवर्सल के अंदर बहुत सारा छोटे छोटे सबसेट है जो कि एक पर्टिकुलर एक सिंगुलर है। यह स्ट्रक्चरल फिलोसॉफी। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हम लोग इसका बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोमोट करते हैं, जो क्या है कि यूनिवर्सल का एक पार्ट, मतलब उसके अंदर पर्टिकुलर है ऐसे नहीं है, बल्कि जो यूनिवर्सल है वो पर्टिकुलर के अंदर है। मतलब जो यूनिवर्सल है वो सिंगुलर के अंदर एग्जिस्ट करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम लोग बात कर ले तो इंडिया जो कंट्री है एक यूनिवर्सल है, इसके अंदर बहुत सारा ह्यूमन बींग्स है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट इंडिया,
ये हर एक इंसान का माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। हर एक इंसान जो भी इंडिया में है, थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ पीपल, और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, लेकिन इंडिया के बाहर जो कंट्रीज है, रशिया, चीन, जर्मन, फ्रांस, यूके, यूएस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस सारे कंट्री के अंदर जो भी इंसान है वो सब लोग भी यही सोचता है कि उस बॉर्डर के अंदर जो इंसान रहते हैं वो लोग इंडियन से। तो इंडिया एज ए कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है एज एन यूनिवर्सल। ये जो यूनिवर्सल है, ये तो फिर क्या हुआ कि हर एक पर्टिकुलर के अंदर यूनिवर्सल लोकेटेड है। हर एक सिंगुलर इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर लोकेटेड है। ये कोई एक्चुअल ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल एक ह्यूमन रियलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है इसके बारे में अगर हम लोग सोचें, तो ये जो बॉर्डर है ये एक्चुअल कोई जियोग्राफिक ट्रूथ नहीं है, एक्चुअल रियलिटी नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमन रियलिटी है, एक ह्यूमन ट्रूथ है। जैसे फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट का अगर हाइट के बारे में सोचे, या फिर अटलांटिक या फिर पैसिफिक ओशन का अगर हम लोग डेप्थ के बारे में सोचे, तो वो क्या है, वो एक साइंटिफिक ट्रूथ है जो ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्ट करने से पहले अगर हम लोग उस चीज़ को ना देखें, अगर उस चीज़ को स्टडी ना करें, तो भी वही हाइट रहेगा, वही चीज़ रहेगा। वो एक पर्टिकुलर चीज़ है, वो एक ऐसा चीज़ है जो ह्यूमन बींग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो बॉर्डर है वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन बाद में क्रिएट किया। और कैसे हुआ कि जो भी इंसान इंडिया में हो, सब लोग इस चीज़ को मानते हैं, इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं कि देयर इज ए बॉर्डर। जो पाकिस्तान में वो लोग भी बिलीव करते हैं, और अदर्स जो कंट्री से वो लोग भी बिलीव करते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी यूनिवर्सल है इंडिया, वो कॉन्सेप्ट हर एक पर्टिकुलर या फिर हर एक इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। लेकिन आज का जो दुनिया है, जो 21st सेंचुरी है, यहाँ पे हम लोगों को एक नया यूनिवर्सल प्रिंसिपल या फिर नया एक एक्सियोमेटिक प्रिंसिपल की जरूरत है, नया एक यूनिवर्सल की जरूरत है। जैसे हर एक नेशन के अंदर एक फ्लैग है, जैसे इंडिया का एक फ्लैग है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, रशिया, फ्रांस, सारे जो कंट्रीज के एक फ्लैग है। ऐसे ही हम लोगों को एक आर्ट फ्लैग चाहिए, ऐसा एक फ्लैग जिसके अंदर सारे कंट्रीज आएगा। जैसे हर एक मतलब इंडिया के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये जो सारे जो स्टेट्स आते हैं, क्या एक यूनिवर्सल है, उसके अंदर सारे चीज आते हैं। ऐसे ही पूरा दुनिया के लिए, पूरा होल वर्ल्ड के लिए एक अर्थ फ्लैग चाहिए, एक अर्थ ऑर्डर, एक ह्यूमन ऑर्डर चाहिए, जिसके अंदर सारे कंट्रीज, नेशन, सारे जो इंसान है हम लोग फंक्शन करेंगे। सारे जो नेशन है उसके जो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लॉस उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल के अंडर मतलब ऑपरेट करेगा। लेकिन इसका जरूरत क्यों है? क्योंकि वी आर फेसिंग new challenges, global challenges. For example, let's say global warming को या फिर जो इकोलॉजिकल कोलैप्स है, इस चीज़ को हम लोग नेशनल लेवल पर सॉल्व नहीं कर सकते। कोई कंट्री ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा जो फॉर एग्जांपल मैं मतलब एक कंट्री नेचर जो है वो तो शेयर्ड है ना एक दूसरे कंट्री के साथ। तो कोई कंट्री इंडिविजुअली ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है, जो सारे इकोलॉजिकल कोलैप्स हो रहा है, उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल ऐसे कोविड-19, अगर ऐसा कोई वायरस आता है या फिर वो कोई एक कंट्री में है जहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, तो उस कंट्री से दूसरे कंट्री में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग नेशनल लेवल पर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर एक बार कोई एक वायरस से बहुत ज़्यादा इंसान इन्फेक्टेड हो गए तो धीमे धीमे स्प्रेड होता जाएगा, और बाकी सारे कंट्रीज में भी आज नहीं तो कल वो पहुँच ही जाएगा। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे इकोलॉजिकल कोलैप्स या फिर वायरस, ये सारे चीज को सॉल्व करने के लिए वी नीड ह्यूमन ऑर्डर, एक यूनिवर्सल चाहिए, एक ग्लोबल ऑर्डर चाहिए, जिसके अंडर अगर ये सारे कंट्रीज काम करता है, जिसके अंदर ये सारे कंट्रीज ऑपरेट करता है, तभी जाकर हम लोग इस सारे प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आज का जो मल्टीकल्चरलिज्म है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबलाइजेशन है, इसके अंदर ऐसा कोई यूनिवर्सल फोर्स या फिर ऐसा कोई यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्रीज है, जैसे अमेजन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, या फिर फ्लिपकार्ट तो इतना भी पॉपुलर नहीं है, लेकिन अमेजन, फेसबुक या फिर गूगल या फिर जो मेटा, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, ये एक नया यूनिवर्सल को क्रिएट करें। लेकिन अगर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री अगर दे मतलब वो लोग अगर क्रिएट करता है, तो वो बहुत ही वर्स्ट सोसाइटी होगा। क्योंकि उसमें से अगर हमारा पॉलिटिशियन हम लोगों के ऊपर जो टॉर्चर करता है, जो भी चीज़, जो सारे पॉलिसीज लाते हैं, जो भी मतलब इलॉजिकल स्टूपिड डिसीजंस लेते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा डैमेज होगा सोसाइटी को, अगर जो सारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री उस यूनिवर्सल को पहले कैप्चर कर ले और एक नया यूनिवर्सल को सेट कर ले। इसीलिए उससे पहले ह्यूमन बींग्स को वी ऑल हैव टू
क्रिएट न्यू यूनिवर्सल कल्चरली सोशली, मतलब एक पॉलिटिकल लेवल पर। और इस चीज़ को करने के लिए हम लोगों को इस चीज़ को समझना है कि ये जो यूनिवर्सल है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करके हम लोग नया कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड के अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये चीज लोकेटेड है। तो एक मैसेज, एक नया यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने के बाद, एक नया आर्ट फ्लैग को क्रिएट करने के बाद, अगर हम लोग इस चीज को रिपीटेडली सारे इंसान को बताए, सारे जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में क्रिएट करें, और दुनिया में सारे जो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे अगर हम लोग सेम मैसेज को रिपीटेडली बताते जाए, तो जाके हम लोग नया यूनिवर्सल को क्रिएट कर पाएंगे, जिसके अंडर हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए होल ह्यूमन वर्ल्ड ऑपरेट कर पाएंगे, जो बहुत बहुत जरूरत है 21st सेंचुरी में। हमारा लास्ट पॉइंट है जो कि व्हाट यू थिंक, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग क्या चाहिए, मतलब तुम कौन सा चीज में बिलीव करते हो, एंटी सॉक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में बिलीव करते हो या फिर सॉक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे एक यूनिवर्सल है, एक पूरा एग्जिस्टेंस का कुछ प्रिंसिपल्स है, या फिर तुम आइंस्टाइन पॉइंट ऑफ व्यू को बिलीव करते हो कि सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ सिर्फ एक दूसरे के जो देखने का नजरिया है, एक पर्सपेक्टिव है, कोई यूनिवर्सल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर तुम इमैनुअल कांट का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि एक पर्टिकुलर के थ्रू यूनिवर्सल को एक्सेस करना है, ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग डायरेक्टली यूनिवर्सल को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग यूनिवर्सल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। या फिर तुम बिलीव करते हो नहीं, पहले हम लोगों को पर्टिकुलर चीज़ में आइडेंटिफाई करना होगा एज ए हिंदू, एज ए मुस्लिम, एज एन इंडियन, उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। या फिर तुम क्या बिलीव करते हो कि यूनिवर्सल के अंदर सारे पर्टिकुलर चीज एग्जिस्ट करता है, या फिर पर्टिकुलर चीज के अंदर यूनिवर्सल लोकेटेड है? ये चीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, मतलब तुम्हें अच्छा लगा, तो एक कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।